विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये लेक्चर बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 51 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे इसमें हम? अर्ध तरंग दिष्टकारी का गणितीय विश्लेषण चल रहा था। हाफ वेव रेक्टिफायर का गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण चल रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, तो उसमें हम कुछ पॉइंट पढ़ गए, जैसे दिष्ट धारा हमने निकाली, दिष्ट वोल्टता निकाल ली, ठीक है, और लोड पर निर्गत दिष्ट शक्ति निकाल ली। उसके बाद जो हमारा पॉइंट था वो स्पंदमान धारा, पल्स जो करंट होती है, डीसी करंट को ही हम पल्स करंट बोलते हैं, वो स्पंदमान धारा या दिष्ट धारा का वर्गमाध्य मूल मान। ठीक है, उसको हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। स्पंदमान धारा या दिष्ट धारा का वर्गमाध्य मूल मान। चौथा पॉइंट था शायद स्पंदमान या दिष्ट धारा का, स्पंदमान धारा या दिष्ट धारा का वर्गमाध्य मूल मान। देखो, हेडिंग से क्लियर हो गया होगा कि इस डेरिवेशन में किस भौतिक राशि की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। मुझे पता रहता IRMS रूट वर्ग मूल मीन माध्य स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान इस धारा का, इसका यानी कि IRMS का हमको इसमें मान ज्ञात करना रहता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। पहले विद्युत धारा का वह मान विद्युत धारा का वह मान जिसे विद्युत धारा के विद्युत धारा का वर्गमूल तथा माध्य, ऐसे लिखो है ना, वर्गमूल तथा माध्य के मान का वर्ग करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऐसे लिखो जरा तो ज़्यादा सही होगा। विद्युत धारा का वर्गमूल विद्युत धारा के वर्ग, विद्युत धारा के वर्ग के माध्य तथा उसका वर्गमूल। देखो क्या होता है, पहले तो जो वैल्यू है उसका हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। वर्ग के बाद क्या निकालते हैं, उसका माध्य, फिर उसका क्या निकालते हैं, उस वैल्यू का वर्गमूल। तब जो हमको वैल्यू मिलती है वो क्या कहलाती है, आपकी वर्गमाध्य मूल मान। उसका वर्गमूल ज्ञात करके प्राप्त किया जाता है।
वर्गमूल ज्ञात करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। फॉर्मूला क्या बताया है? IRMS क्या बताएगा? अंडर रूट आई स्क्वायर। ये हो, ये जो लेस देन और ये ग्रेटर देन और लेस देन, ये दो जो साइन है, ये आपको प्रत्याशा मान याद करो। इसको हम, ये जो चिन्ह होता है, थोड़ा ध्यान से समझिए, ये चिन्ह औसत के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जब थर्ड ईयर में आपका एक पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसमें एक टॉपिक आता है प्रत्याशा मान। क्या आता है? प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो प्रत्याशा मान का मतलब ही औसत मान या माध्य मान होता है। ठीक है, कई प्रेक्षण कर लिए, उनका माध्य मान, प्रेक्षण जितने प्रेक्षण किए और जितनी बार किए डिवाइड कर दो, तो क्या जाता है उनका प्रेक्षण, यानी माध्य मान या औसत मान आता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रत्याशा मान भी बोलते हैं। तो जैसे एक्स का एक्स का प्रत्याशा मान या औसत मान का ही शब्द है प्रत्याशा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। आगे बात समझ कि नहीं? ठीक है, तो ये जो साइन होता है लेस देन और ग्रेटर देन का, ठीक है, तो ये जो है किसको डिनोट करता है? एवरेज को, माध्य को। ठीक है, ये आप पढ़ने को आपको मिलेगा, तो इसलिए मैंने समझा दिया आपको। अब इसको डाल दो समीकरण ए, इसको डाल दिया आपने समीकरण, नोट करो इसको, है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या है? समीकरण एक में सबसे पहले जो एवरेज आई स्क्वायर है उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, का मान ज्ञात करने पर। ठीक है, इसकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। चलिए, इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी वैल्यू औसत मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको इससे पहले जो दिष्ट धारा का औसत मान ज्ञात किया था, उसमें एक फॉर्मूला था कि समय आश्रित जो फलन होते हैं उनका औसत मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी लिखेंगे, समय आश्रित फलन का माध्य मान निम्नलिखित सूत्र से
निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। फॉर्मूला क्या है? ऐसे करके ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, समीकरण डालने की जरूरत नहीं क्योंकि इसको ही सॉल्व करेंगे हम। ये तो है ना कुछ। चलो तो पहले इसको ऐसे करते हैं। ये आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 0 से t है तो 0 से d/2 और t/2 से t कर दो। ये आएगा, ठीक है, इसको नोट करो। चलिए देखो, इसको सॉल्व करते हैं। इसको समीकरण 2 डाला, क्या डालते हैं इसको? समीकरण नंबर 2। इसको समीकरण नंबर 2 डाला हमने, ठीक है। तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन लास्ट में आप लिख देना समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में देखो कौन सी वैल्यू 0 होगी, ये वाला पार्ट देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर को जो पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें t/2 से जो t वाला इंटरवल रहता है उसमें करंट आई की वैल्यू क्या होती है? 0, यानी कि लोड पर ना तो कोई आउटपुट वोल्टेज होता है ना ही कोई आउटपुट करंट होता है। तो इसलिए सेकंड स्टेप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। समीकरण 2 में t/2 से t अंतराल में लोड पर धारा प्रवाहित न होने के कारण का मान 0 होगा। का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। समीकरण 2 में से उस स्टेप को शुरू कर दो। उस स्टेप को 0 कर दो तो क्या बचेगा आपके पास? ये बचा हुआ है, ये बचा, इसको सॉल्व कर लें। आई का मान कितना है? आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी। ये बन गया आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी।
इधर आई एम स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये आ गया, चेंज कर लो cos 2 ओमेगा टी वाले फॉर्मूले में, क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका, नोट करो इसको। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, क्या है, अलग अलग करके लिख लो इसको, ठीक है। देखो ये 2 है ना, इस 2 को भी बाहर ले आओ, तो यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटाओ, चलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, टी, और लिमिट क्या रहेगी 0 से t/2। अब समाकलन क्या होगा इसका, टी, लिमिट रहेगी 0 से, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल T/2, ओके, माइनस इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करो, इधर देख रहे हैं, यहाँ आ जाएगा T/2, इधर माइनस 2 ओमेगा बाहर कर लिया, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, ये लिमिट अप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके, इधर दिख रहा है ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये बचेगा, तो इसमें ओमेगा बराबर 2π/t रखेंगे, करो उसको, ये फिर इसको नोट कर लो ना, इधर जगह नहीं है, इसको तो सॉल्व करते हैं, नोट करो उसको, नोट कर दो। चलिए
ओमेगा की जगह हमने क्या रख दिया 2π/t। ओमेगा की वैल्यू क्या रखी हमने 2π/t। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। sin 2π की वैल्यू क्या होती है 0। ये पूरा स्टेप क्या हो गया 0। ठीक है, इसको बैठाओ स्लाइड में। चलिए, ये वैल्यू क्या मिली आपको ये वैल्यू हो गई। इसको डालो समीकरण नंबर 3। इसकी वैल्यू निकाली, एवरेज वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर। ये मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, नोट करो इसको। समीकरण 3 का मान क्या रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। रख दीजिए। ये है आंसर आपका। IRMS कितना है IM/2। नोट करो इसको। ठीक है, हटाओ उसको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति। AC इनपुट पावर, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, देखो प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति क्या होती है। ये प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति उस शक्ति क्षय के पावर डिके शक्ति क्षय, ठीक है, उस शक्ति क्षय के बराबर होता है, जो कि ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली डायोड के अग्नि प्रतिरोध तथा लोड प्रतिरोध पर जो भी शक्ति क्षय होता है वो सभी जो है कुल उसको क्या बोलते हैं प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति बोलते हैं। ठीक है, वो चलो इसको लिख लेते हैं। कुछ आपका देखिए प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति उस प्रत्यावर्ती
ट्रांसफार्मर के नीचे भी लोड पे तो आराम का क्षय होता है। ठीक है, ये हो गया। नोट कर फिर डेफिनेशन को ऐसे और थोड़ा सा लिख कर, लोड प्रतिरोध आरएन पर धारा प्रवाह के कारण होता है। ऐसा लिखिए, लोड प्रतिरोध में अब इसको नोट कर लो तब। कर लो इसको। चलिए देखो क्या होगा। PAC, P का मतलब पावर और प्रत्यावर्ती, तो इसके लिए अल्टरनेट का। ठीक है, प्रत्यावर्ती AC। ये है सूत्र को। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती निरोधक शक्ति को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो उसका मान भी याद कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, देखो ये हमने किसके अराउंड माना था, आर के अराउंड। आर पुट कर दो, इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 2। IRMS का मान रखोगे IM/2 और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, IM/2 होगा। IRMS का क्या होता है, IM/2, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, IM²/4। तो IM भी मान रखेंगे, आपने उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना। उसके बाद देखते हैं एक दो पॉइंट और है, उसके बाद फिर पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य को स्टार्ट कराते हैं। ठीक है।